हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विजय। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वन दरोगास की स्पेशल क्लास है ये, जिसमें आपको 26 टॉपिक के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि 30 अप्रैल को जिसका एग्ज़ाम सेट है, उसमें आने के लिए बहुत ज़्यादा संभावना है जिनकी। ये सभी कोचिंग्स और बहुत सारी बुक्स से मिला के ये कुछ क्वेश्चंस दी रखे गए हैं। इसे पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल का ना ये रीनेम है एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। इससे पहले इसका नाम रोजगार विद एवरी मंत्रा था। तो ये अब एस्पिरेंट विद एग्जाम सॉरी एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी अब से जानेंगे इसे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी तैयारी भी चल रही है वो एक रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं ये, और जिन्होंने अभी थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके लिए तो ये एक रामबाण क्लास है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मक्का फसल को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? तो इसमेट कहते हैं इसे। और 2023 को मक्का फसल के लिए घोषित भी किया गया है। और क्योंकि ये मोटा अनाज होता है तो इसके लिए बहुत विटामिन होते हैं। तो इस भारत में भी मोटे अनाजों को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाएं इसे, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई थी, जो उस समय बेसिकली हमारा यूपी का पार्ट था। अब पंतनगर में पड़ता है वो अब उत्तराखंड का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। राष्ट्रीय बीज नीति कब घोषित की गई थी? तो ये नीति हमारी 2002 में घोषित की गई थी। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये 2002 की नीति थी ये। नेक्स्ट हमारा देखते हैं करनाल बंद किस फसल से संबंधित बीमारी है? तो ये बीमारी गेहूं से है, देख सकते हैं गेहूं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं जूमिंग क्या है। जूमिंग एक खेती पद्धति की जाती है जो कि पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ों की ढलान पे की जाती है ये। नेक्स्ट हमारा देखते हैं टांसले किससे संबंधित है? तो टांसले हमारा पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। 1935 में इन्होंने ये दिया था, बताया था पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, जो कि जैविक और अजैविक घटकों से मिल के बना हुआ है। टांसले पारिस्थितिकी तंत्र के हैं, इकोलॉजी के हैकल हैं। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। हर्नीस नेस किससे संबंधित है? तो ये हमारा गहन पारिस्थितिकी से संबंधित है। क्वेश्चन 7वां है जो। नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का अर्थ क्या है? निकेत आपने बहुत वर्ड देखा होगा, जो क्या कहते हैं, जहाँ भी पारिस्थितिकी चैप्टर है वन दरोगा में, तो निकेत वर्ड है। तो ये सूक्ष्म जीवों का आवास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सब जानते हैं सूर्य होता है, चाहे पूरे वर्ल्ड में सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है। तो पेड़ पौधे जीव जंतु सबके लिए सूर्य एक ही समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो भिन्न समुदाय के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये एक इकोटोन कहा जाता है इसे। जैसे मान लीजिए जय मंडल है, स्थल मंडल है, उसके बीच में जो आएगा वो इकोटोन कहलाता है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट संबंधित है, तो ये पारिस्थितिकी से संबंधित है। किस राज्य के भूभाग पर वनों का विस्तार न्यूनतम है? तो ये हरियाणा है। हरियाणा के बाद पंजाब आ जाता है। कभी पंजाब देखेंगे पहले, कभी हरियाणा, लेकिन हरियाणा ज़्यादातर है, एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बुक्स में दिया हुआ है। वैश्विक जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जीवन यापन हेतु वनों पर निर्भर है? तो ये हमारा 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉन्ड चैलेंज किससे संबंधित है? तो ये बेसिकली वनों से ही संबंधित है ये। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा वन पाया जाता है? तो सब जानते हैं कि जो भी विषुवत रेखा है उसके 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में के बीच में ये उष्ण कटिबंध रेखा ही उष्ण कटिबंध वन ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन 13। भारत में वन सर्वेक्षण हेतु वनों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? तो वनों को बेसिकली बहुत सी श्रेणियां हैं इसकी। इसके स्वामित्व के आधार पे, इसके प्रकार के आधार पे। तो उसी में से एक ये प्रकार है, श्रेणियां हैं इसकी। तो अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। नेक्स्ट हमारा देखते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14।
किस अधिनियम द्वारा वनों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया? तो ये भारत वन अधिनियम 1865 है। इसके द्वारा उन्होंने जो भी जंगल पे है उसका अपना अधिकार किया करने की कोशिश की थी ब्रिटिश ने, जो कि और बेसिकली उन्होंने टारगेट जो भी महंगी महंगी लकड़ियों से घर बनते हैं या फर्नीचर्स आते हैं या मूल्यवान लकड़ियाँ पेड़ हैं, बेसिकली उन्हों को संरक्षित किया था ताकि उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाएँ। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन 15। भारतीय वानिकी का पिता किसे कहते हैं? तो डेट्रिच को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन 16। अम्ब्रेला एक्ट छाता विधान के नाम से जाना जाता है। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है ये, जिसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन सॉरी छूट गया, क्वेश्चन 16। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1980 में पारित किया गया था, देख सकते हैं 1980। और अगर यहीं पे वन संरक्षण है, यहीं पे अगर पर्यावरण संरक्षण आ जाए तो 1986 हो जाएगा, देख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण और ये वन संरक्षण, सिर्फ वन और पर्यावरण का अंतर है, इससे ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं इनसे। नेक्स्ट हमारा देखते हैं भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये 1950 में शुरू किया गया था। 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है ये, और के एम मुंशी जो थे उनके द्वारा ये शुरू किया गया था वन महोत्सव। नेक्स्ट हमारा देखते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का क्षेत्र इकाई स्थित है। तो ये बेसिकली ये 4 क्षेत्र हैं इसके। भोपाल है मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल और चेन्नई तमिलनाडु, ये 4 ये है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम स्थापित किया गया है। तो ये 2016 का अधिनियम है। 2001 में आदेश दिया था, बट ये 2016 में अधिनियम बन के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 21। केंद्रीय वन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये सलीम अली हैं। बहुत इस बर्ड के बचाव में बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने, जिसलिए सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? तो ये वृक्ष मित्र ही है, ये एक उत्तराखंड के रहने वाले शख्स हैं, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, आप लोग चेक कर लीजिएगा ये, या मैं कमेंट में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी अनुसूची है? तो ये 6 अनुसूची है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा किसे कहा जाता है? बेसिकली अमेजन वन को कहा जाता है। बहुत कि ब्राज़ील का अमेजन वन बहुत वन है, तो 20 से 30% मान लीजिए ऑक्सीजन उत्पादन वही करते हैं, इसलिए फेफड़ा कहा जाता है उन्हें। आइसमैन के नाम से जाना जाता है। ये चवांग नोरफेल है, ये एक सिविल इंजीनियर है। बेसिकली आपने लद्दाख में वांगचुक नाम से सुना होगा, जो है इंजीनियर। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, जो लद्दाख का सीन दिखाया गया है जिनके ऊपर, उसी तरह से इन्होंने क्या किया, बर्फ़ का जो हवा से जाम नमी लेके बर्फ़ का एक ग्लेशियर बना दिया है, जिससे लद्दाख में रहने वालों की पानी की समस्या दूर हुई है। तो बेसिकली इसीलिए इन्हें आइसमैन कहा जाता है ये 27 चेवांग नोरफेल। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। तो ये विटली अवार्ड है, ये क्लीन पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा किए जाने पे, संरक्षण करने पे ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 29 प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, जो कि अभी हाल ही में 54 टाइगर रिजर्व है। लेटेस्ट हमारा यूपी रानीपुर है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था, और ये 33 है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन कछुआ मगरमच्छ संरक्षण, ये 1975 में है। सबसे ज़्यादा कछुआ ये आंध्र प्रदेश में ही मिलते हैं हमें। प्रोजेक्ट आंगुल जम्मू कश्मीर का है, ये 1970 में स्टार्ट किया गया था। गेंडा परियोजना 1987, ये ज़्यादातर गेंडा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देखते हैं। मानस और काजीरंगा फेमस है एक सिंग वाले गेंडे के लिए, और जल्दापारा ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है।
हिम तेंदुआ परियोजना ये 1972 की है। IUCN ने संकटग्रस्त लिस्ट में भी ये शामिल है। 2009 में ये बेसिकली उन्होंने शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा देखते हैं वन एवं प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। मतलब कौन से ऐसे समाज है जिनका ये पर्यावरण से रिलेटेड धार्मिक अनुष्ठान का वो भाग बना है कि संरक्षण करना ही करना है वन्य जीव एवं प्राणी का। तो ये बेसिकली बिश्नोई हैं। अमृता इसी के नाम पे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी दिया जाता है। बिश्नोई समाज के कुछ रूल्स होते हैं जैसे कि 20 और 9, वो बिश्नोई 20 और 9 बिश्नोई, तो 29 है। इन्होंने इनकी इसके पीछे कहानी भी है कि पेड़ों के कटाई के लिए एक राजा ने आदेश दे दिया था, जिससे 363 के आसपास लोगों ने अपनी जानें दे दी थी बचाने के लिए, अपने जानों की आहुति दे दी थी। उसके बाद राजा ने अपना आदेश वापस ले लिया था। तो वहाँ के बहुत से जो संत थे वो लड़े थे इसके लिए। बाद में ये शुरू अमृता देवी जी आई, तो इन्हीं के ऊपर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो मैंने कहा कि भूमध्य रेखा बिल्कुल मिड लाइन है, उसके 30 डिग्री ऊपर जाएंगे तो और नीचे जाएंगे तो हमें उसमें कटिबंधीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा उपज है जहाँ पे, और सबसे ज़्यादा हरियाली देखने को भी आपको यहीं मिलेंगे। जैव विविधता भी देखने को सबसे ज़्यादा यहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लियाना एवं एपीफाइट प्रकार की लताएं किस वन में पाई जाती हैं। तो ये वही है भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंध सदाबहारी वन होती हैं। लियाना एक भूमि वाले जड़े से होती हैं, और एपीफाइट तनों से ही निकला लटका देखा होगा आपने पीपल के पेड़ में जाता है कि हवा से ही तने से ही जड़ जैसे लटकती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 33, यूपी में महाकुंभ योजना 2023 कहाँ से शुरू हुई। सॉरी, यूपी वृक्षारोपण महाकुंभ योजना 2023 से कहाँ शुरू हुई। तो ये प्रयागराज है। बेसिकली गंगा और यमुना के संगम पे जितने भी यूपी में उनके किनारे ये वृक्ष लगाए जाने हैं। और ज़्यादातर तो वृक्ष के सरकार का भी यही है वृक्षारोपण, क्योंकि इस समय 75वां साल चल रहा है अमृत महोत्सव, तो 75 गांव में भी वृक्ष को लगाने के लिए कहा गया है। तो कुछ कुल 35 करोड़ के आसपास हैं समथिंग, तो वो वृक्ष लगाने हैं। ये यूपी का प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, वन महोत्सव का आयोजन किस प्रदेश में किया जाता है। तो बेसिकली ये तो पूरे भारत के लिए है वन महोत्सव के लिए, लेकिन यूपी में कुछ स्पेशली, क्योंकि यूपी में अभी रिसेंटली पेड़ भी लगाए गए थे बहुत सारे, जब भी 75वां मनाया जा रहा था। सबसे ज़्यादा जिला है तो सबसे ज़्यादा इसीलिए सबसे ज़्यादा पेड़ भी लगाने का टारगेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 35, यूपी में वन श्रमिकों के कल्याण सामूहिक बीमा योजना कब प्रारंभ की गई। तो ये सामूहिक बीमा योजना 1989 और 90 के बीच का है। आप इसे 1989 भी क्लियर डेट मान सकते हैं। तो इस आगे बढ़े उससे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। एक एक क्वेश्चन विभिन्न कोचिंगों और बुक से उठाए हैं मैंने, जो कि इसी को अगर बार बार रिपीट करेंगे और आपका बिल्कुल तैयार नहीं है तो काफ़ी तैयार हो जाएगा सिर्फ एक ही वीडियो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, गंगा हरितमा योजना कब शुरू की गई। तो ये हमारा 26 दिसंबर 2021 का है। जो गंगा जी के पूरे भारत में गंगा जी के जो भी किनारे हैं 1 किलोमीटर का एरिया, सॉरी 1000 किलोमीटर के एरिया, उसके आसपास पूरा हरियाली करनी है और वनीकरण, तो उससे वृक्षारोपण किया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा जब बारिश का टाइम आती है गंगा जी में बहाव इतना हो जाता है कि आसपास के जो गांव हैं वो सब डूबने लगते हैं। जो भी अपरदन है, मृदा अपरदन, वो होने लगता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए वहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे मृदा अपरदन रुके, कटाव रुके, और बस और हरियाली तो जानते ही सब पर्यावरण के लिए कितना ज़रूरी है पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, यूपी में कुल भूभाग के कितने % पर वन क्षेत्र है। तो ये 2021 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 9.23% ही पे ही भूभाग पे वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्य राज्य के प्रत्येक गांव में कितने पौधे लगाए गए। तो ये हमारा 75 था, क्योंकि मैंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है तो 75 पौधे लगाए जाएंगे पूरे भारत में।
ये महोत्सव मनाया जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 39। किस संशोधन द्वारा वन को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन है। वन एक समवर्ती का सूची का पार्ट है। समवर्ती का मतलब यही है कि उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलके उसमें नियम बना सकते हैं, और जिसमें केंद्र की सहायता ज़्यादा होती है। अगर हम पैसों से देखेंगे तो ज़्यादातर ये 60-40 का रेशियो होता है, 65 का हो जाता है, फिर 70-30 का हो जाएगा। तो इस तरह से रेशियो चलता रहता है ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। यूपी में इमारती लकड़ी एवं वन उपज अभिवहन नियमावली किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये 1978 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखते हैं। वर्ष 1970 में कहाँ पर राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई? तो ये हमारा कानपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। वन अधिकारियों के अधिकार से संबंधित धाराएं कौन कौन सी हैं? तो कुछ धाराएं इसमें दे रखी हैं, जैसे देख लीजिएगा आप 50, 55, 50B, 26, 33, 34, 52, 64, 72A, ये कुछ धाराएं थी जो कि अधिकार से संबंधित है। 43 जो एक धारा है, देख सकते हैं वन जीवों के हस्तांतरण की अनुमति धारा 43 है। जीवों को इधर से उधर जो ले जाते हैं वन जीवों को क्रय करने के अधिकार 48A में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखते हैं हमारा। WWF की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो 1961 स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। WWF ने भारत के किस राज्य में सोनितपुर मॉडल को विकसित किया? तो ये असम है। बेसिकली यहाँ पे जो मानव हाथी संघर्ष था ना, वो बहुत बढ़ गया था, जिससे क्या है जनहानि भी हो रही थी और हाथी भी मर रहे थे। तो उन्हीं सब चीज़ को दूर करने के लिए और संरक्षण के लिए WWF ने सोनितपुर मॉडल लॉन्च किया। इसके अकॉर्डिंग हाथी के लिए सेफ गलियारे बनाए गए आने जाने के लिए, उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था की गई, क्योंकि समुदाय पास में रहते हैं तो अक्सर हाथी चले जाते हैं, तो उन चीज़ों से सेव किया गया। तो ये 2003-4 का है, असम से रिलेटेड है सोनितपुर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। कौन सी संस्थान वन्य जीवों एवं पौधों के व्यापार पर निगरानी रखती है? तो निगरानी क्या है? ट्रैफिक। आप समझ सकते हैं ट्रैफिक का मतलब क्या है? अवैध चीज़ें रोकना, चेक करना। ट्रैफिक का मतलब ही होता है जैसे रोकना, कोई चीज़ अवैध चीज़ चेक करना, जांच करना। तो ये बेसिकली ट्रैफिक IUCN और WWF की मिश्रित योजना है, मिलके बनाई थी इन्होंने। जो भी ट्रेड समझ लीजिए, जैसे व्यापार से संबंधित है ये, कि जो भी वन्य जीव इधर से उधर भेजे जा रहे हैं वो अवैध तरीके से भेजे तो नहीं जा रहे हैं, उनकी रखरखाव कैसा है ले जाने आने में। तो ये ट्रैफिक वही वैसा करता है, चेक करता है, अवैध तरीकों को रोकता है। अच्छा, और ये 1976 में बनाया गया था IUCN और WWF द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष को परिभाषित किया था, ये WWF ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। FSC फॉरेस्ट स्टारवर्डशिप काउंसिलिंग किससे संबंधित है? तो ये वन प्रमाणन से संबंधित है। वन प्रमाणन को भी 4 भाग में बांटा गया है। FSC की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो FSC का जो अधिनियम था वो 93 का है, 94 में ये आया था, और इसका मुख्यालय जर्मनी में है, जो कि बान है एक एरिया वहाँ का है, स्टेट का। 51वां नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की स्थापना कब की गई थी भारत में? तो ये 2015 का है। शॉर्ट फॉर्म में NCCF देख सकते हैं आप। भारत के वन, उनके उत्पाद, उनसे टिकाऊ जो प्रबंधन है, तो उन सब का उद्देश्य था कि इन सब का संरक्षण किया जाए। वन का उसमें क्या उत्पाद हो रहा है और वो कैसे चल सकते हैं बहुत सालों तक, उसके लिए किया गया था। इसका मुख्यालय नोएडा में है। इस फुल फॉर्म फिर से देख लीजिए, NCCF का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा ऐसे, क्योंकि भारत का है, ये सर्टिफिकेशन देते हैं ये। नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा। 2015। क्या काम है इनका? भारत के वन, उनके उत्पाद और उनके टिकाऊ प्रबंधन के उद्देश्य से इसे बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीड़ी उत्पादन में
किस वृक्ष के पत्ते का उपयोग किया जाता है? तो ये तेंदू का पत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। किस वृक्ष के तने से कत्थे का निर्माण किया जाता है? तो ये खैर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एमएफपी को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2013 है ये, 2013 में लागू किया गया था। सागवान लकड़ी उत्पादन, तो ये हमारा बेसिकली एमपी में पड़ता है। सबसे ज़्यादा सागवान एमपी में है, क्षेत्र में उत्पादित किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध कर्नाटक। कर्नाटक तो देखा ही होगा आपने, लेटेस्ट जो मूवी आई थी पुष्पा, वो भी नीलगिरी पहाड़ी का क्षेत्र पूरा है, तो चंदन की लकड़ियाँ वहीं पे ज़्यादातर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 58। पीएम वन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 14 अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी। जनजातीय मंत्रालय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड के सहयोग से मिश्रित योजना है जो चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं ग्रीन इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? तो बेसिकली ये 2014 को था। बहुत सारे वन की कटाई शुरू कर दी गई थी, जिससे वन धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, तो उसी को पुनः स्थापित करने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन फिर से वृक्षारोपण पर ये सब की शुरुआत की गई थी और उन कटाई को रोका गया, समझाया गया लोगों को। तो 2014 में आया था। ऑपरेशन ग्रीन ये 2001 का है, यूपी में स्टार्ट हुआ था ये। 2001 में योजना सामने आई थी, परंतु इसका स्टार्टिंग 2007-8 में शुरू किया गया था। टेक्सास वृक्ष भारत में प्राकृतिक रूप में कहाँ पाया जाता है? तो ये बेसिकली हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि बड़े पेड़ होते हैं ये, और ऐसी जलवायु हिमालय के आसपास ही मिलती है उन्हें, जिससे ये पनप पाते हैं और रह पाते हैं। रेड डाटा बुक सूची में भी ये है, संकटग्रस्त समझ लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जीवित जड़ पुल भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मेघालय है। जैसे आपने लोकटक झील मणिपुर में सुना होगा, तैरता हुआ झील है वहाँ, वैसे ही ये जीवित जड़ पुल है। ये झील नहीं है, जीवित जड़ पुल। जैसे आपने देखा होगा पेड़ गिर जाते हैं बहुत जगह पे और प्राकृतिक रूप से बन जाता है, वैसी सी टाइप में है ये। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये यूपी में है, यूपी के झांसी में। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं WWF का प्रतीक जानवर कौन है? तो ये जाइंट पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस देश के उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन होता है? तो ये भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। इको मार्ग प्रतीक किससे संबंधित है? इको मार्ग प्रतीक किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण सामग्री से संबंधित है। जितने भी आप पर्यावरण कोई भी सामग्री लेते हैं तो उसमें पर्यावरण का एक चिन्ह होता है, इको मार्क कहते हैं जिसे। आपने गाड़ियों में भी सुना होगा, जो भी पर्यावरण दूषित ना हो, एक वो आता है लोगो, हर गाड़ी में देखा होगा आपने, इको मार्क बना रहता है कि ये पर्यावरण को हानि नहीं दे रहे हैं, और उसको चालान भी कराना पड़ता है, सॉरी उसका रिन्यू कराना पड़ता है, जैसे आप कराते हैं अदर चीज़ गाड़ियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये वही क्षेत्र है विषुवत के आसपास का उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहीं पाई जाती है। रेड डेटा बुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? IUCN संस्था है ये। तो ये बेसिकली इसका काम होता है कि जितने भी संकटग्रस्त हैं उनको चेक फाइंड करना, और जैसे मान लीजिए 50 साल पूरे हो गए हैं और वो जाति कहीं नहीं दिख रही है, किसी भी प्रकार की हो, वन्य जीव हो, तो वो उसे फिर घोषित कर देती है कि ये विलुप्त हो चुके हैं। तो रेड डेटा बुक IUCN द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 69 में कि बात यहाँ पे क्या रखी कि IUCN के अनुसार किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब अपने प्राकृतिक आवास में वो 50 साल तक नहीं दिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो ये 2010 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हमारा 5 जून को मनाया जाता है। यूपी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूपी का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हमारे लखनऊ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जो रहते हैं वो बेसिकली उन्हें ये दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 74। अनुसूचित जनजाति अन्य पारस्परिक वन निवासी अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2006 का अधिनियम है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी वन के आसपास रहने वाले जाति समुदाय हैं, अगर वो 3 पीढ़ियों या फिर 75 साल से वो वहाँ निवास कर रहे हैं, तो वन वन पे उनका कुछ अधिकार मान लिया जाता है। बेसिकली खाद्यान्न से रिलेटेड है और थोड़े से जगह और वन की सुरक्षा से संबंधित उनको कार्य दिए आते हैं और अधिकार स्थापित किया जाता है उनका, जो कि देख सकते हैं 13 दिसंबर 2005 का ये अधिनियम था और 2006 में इसे लागू किया गया। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए बजट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये उड़ीसा है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 77। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है। किस राज्य को छत्तीसगढ़ में 53वां टाइगर रिजर्व भी है, गुरु घासीदास, और 54वां जो टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर में है, जो कि यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं किस समुदाय को आवास अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये एमपी में बसने वाला समुदाय है, बैगा। नेक्स्ट देखते हैं 79। भारत वन अधिनियम 1927 किस तिथि को लागू किया गया था? तो 21 सितंबर 1927 में ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस राष्ट्रीय वन नीति द्वारा नागरिकों पर हरित कर का आरोपण किया गया? तो ये 2016 का अधिनियम है, नीति है। इको टूरिज्म को विकसित किया गया था इसमें, और जो कि मैंने बताया था कि हरित कर लगाया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि देखा होगा गाड़ियों में भी हरित टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि पर्यावरण को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं गाड़ी से निकले कार्बन सब चीज़ों से। तो यही है 2016 अधिनियम, इको टूरिज्म विकसित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1815-16 में किसकी अध्यक्षता में प्रथम वन बंदोबस्त किया गया था? तो ये गार्डनर थे। नेक्स्ट 82वां क्वेश्चन। प्रशासनिक सुव्यवस्था के आधार पर वनों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो मैंने बताया जैसे कि वनों को बहुत से उसकी कैटेगरी के अनुसार विभाजित किया गया है, कोई स्वामित्व के आधार पर, कोई प्रकार के आधार पर। तो उन्हीं में से एक ये भी है कि 3 इसके विभाजित किए गए हैं। पहला सुरक्षित वन है, संरक्षित वन है, और तीसरा अवर्गीकृत है। संरक्षित वन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ अलाउ नहीं होता है, सरकार की तरफ से मनाही होती है। सुरक्षित वन में थोड़ा बहुत चारा ये सब के लिए दे देते हैं। वर्गीकृत में तो मानव एक्टिविटी होती है, क्योंकि वर्गीकृत ही नहीं है कोई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पारिस्थितिकीय संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्रों के लिए आवश्यक है? तो ये 20% बेसिकली आवश्यक है। पहाड़ों पे जाएंगे तो ये 60 हो जाता है, क्योंकि पहाड़ पे ढलान होते हैं। अगर वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश के टाइम में दिक्कत होगी और बर्फ़ रहते हैं, तो इसलिए मैदान 20% और वहाँ 60% रहना चाहिए। 84वां क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो ये बेसिकली 1976 में है, वानिकी कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 85। वन संरक्षण अधिनियम 1980 1980 25 अक्टूबर को अधिनियम ये पारित किया गया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। यूपी वन निगम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 86वां क्वेश्चन है ये। तो ये देख सकते हैं 1974 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, समाज वानिकी को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बेसिकली 3 है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। नेक्स्ट देखते हैं 88। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये 2000 में प्रारंभ किया गया था। कृषि वानिकी के तहत लगाए गए वृक्षों को सामान्यतः कितने राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 2000 में प्रारंभ किया गया है। कृषि वानिकी के तहत लगाए गए वृक्षों को सामान्यतः कितने वर्षों के पश्चात काटा जाता है? तो ये 6 से 7 वर्ष बाद काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90।
किस राज्य के वन विभाग द्वारा वनीकरण प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो ये केरला है। 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी गवर्नमेंट का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाकर कितने % करने का है? तो इस समय ये 9.23% है कुल भूभाग का, जो कि 2030 तक हमें यूपी सरकार इसे 15% तक करना चाह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 92। राष्ट्रीय वनीकरण पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1992 का है। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1977 में अभियान शुरू किया गया था आंदोलन। 94वां क्वेश्चन 94वां क्वेश्चन है रामसर स्थल के बारे में कि रामसर स्थल में कितने हैं भारत में? तो ये 75 है। पहला जो रामसर स्थल में आया था वो पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये कब सम्मेलन कब हुआ, भारत इसमें कब शामिल हुआ। तो ये 2 फरवरी 1971 में ईरान देश है, वहाँ पे सम्मेलन की स्टार्टिंग हुई थी और इसमें 127 देश ने हस्ताक्षर किए थे उस समय के। भारत में 1982 में शामिल हुआ है भारत इस रामसर स्थल कन्वेंशन में जो सम्मेलन हुआ। और इसमें बेसिकली जो भी वेटलैंड है उनकी सुधार करने के लिए होता है, हरियाली बढ़ाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्थल यहाँ पे कैसे हरियाली है, नमी है, क्षेत्र, इन सबको काउंट किया जाता है। तो देख सकते हैं भारत में सब 75 है रामसर स्थल। पहला है चिल्का झील है जो 1981 में घोषित किया गया था, और उसके यूपी में 10 है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 14 है रामसर स्थल, और इसमें भारत 1982 में आया था इस सम्मेलन में, और ये स्टार्टिंग हुई थी 2 फरवरी 1971। इसीलिए वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं जो कि 2 फरवरी को है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे एक से उत्पन्न हुई है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि 2005 से प्रभावी हुआ था 16 फरवरी। कार्बन क्रेडिट को कार्बन ऑफसेट जाना जाता है। इसमें देख लेते हैं क्या होता है। इसमें सभी जो भी जितने भी देश हैं उनको बेसिकली एक क्रेडिट दिया जाता है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड देते हैं तो एक लिमिट होती है ना कि इतना सीमा तक आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। इसी तरह कार्बन क्रेडिट एक वो देता है टोकन, जिससे आप 1 टन CO2 उत्पादन कर सकते हैं बड़े बड़े देशों को, और उससे ज़्यादा है तो वो चार्ज करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और जो भी है उसको फिर ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है और तो पर्यावरण को हानि पहुंचती है, जिससे वो फिर जुर्माना भी लगाते हैं। उसके मामले यूनाइटेड नेशन भी उठाए जाते हैं, ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है। तो ये क्रेडिट वही है जैसे आप इनकम टैक्स क्रेडिट कार्ड जैसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास आता है वैसे ही है। कार्बन एवं ट्रेड मॉडल किससे संबंधित है? तो ये कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। कार्बन क्रेडिट की थ्योरी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसके द्वारा दी गई थी। ये देख सकते हैं आप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ये पूरा वही देखती है कि कितना उत्पादन आप कार्बन कर रहे हैं, क्योंकि 1 टन तो अलाउ होता है, उसके बाद जितना होता है उस पर दिक्कत आती है। भारत कार्बन क्रेडिट के सबसे बड़े खरीदार देश कौन है? तो भारतीय कार्बन क्रेडिट के तो ये यूरोपीय देश सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। ब्लू कार्बन पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2011 है। ब्लू कार्बन की पहल कब की गई थी? तो ये 2011 का है। किस देश ने सबसे पहले कार्बन टैक्स का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये फिनलैंड है जिसने सबसे पहले कार्बन टैक्स का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 102। CO2 उत्सर्जन में कौन सा देश प्रथम है? सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो भी फैक्ट्रीज हैं या भी विकसित देश है वही सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन भी करते हैं। उसमें से पहले नंबर पे चाइना आता है, 27.2% कार्बन का उत्सर्जन करता है पर ईयर, और ये अमेरिका 14.6 का है, और उसके बाद भारत आता है 6.8%। अभी हाल ही में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, कल की न्यूज़ है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हम हो गए हैं, और अंतर भी
20-30 लाख का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी भारत में काउंट नहीं। CO2 में उत्सर्जन में कौन सा देश प्रथम है? तो देख सकते हैं चीन है, फिर अमेरिका, भारत आता है। कार्बन टैक्स वर्णित है, तो ये UNF ट्रिपल सी में अपनाया गया था, जो कि उसकी धाराएं 6A के 10 में है। कार्बन टैक्स भारत में किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये 2010 में हुआ था। कार्बन टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य, तो देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश है। कार्बन क्रेडिट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो ये 1993 का है, 92-93 में आया था इसका अधिनियम, और ये 1994 से प्रभावी हो गया था। 1992 में, सॉरी, जहाँ थी जब भारत में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, तभी क्या है ये अधिनियम, और 1994 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? ये 2010 का सम्मेलन है, कानकुन सम्मेलन। थोड़ा ये हिस्ट्री जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, UNFCCC की। तो ये एक बात देख सकते हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। UNFCCC ने एक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन प्रस्ताव विकसित किया था। देख सकते हैं इसका गठन 1992 में किया गया था, लेकिन ये प्रभावी 1994 से हुआ है। तो देख सकते हैं बेसिकली ये एक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए संस्था बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। ये देखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना की थी? तो ये जोसेफ फेरियर ने की थी, ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना की थी। ये 1824 में इन्होंने बताया था। ग्रीन हाउस से बहुत इस समय जितनी भी गर्मी देख रहे हैं, जितनी भी ऊष्मा टेम्परेचर बढ़ रही है, तो उसमें ग्रीन हाउस बहुत बड़ा इफेक्ट है इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारत में नेट कार्बन एमिशन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा क्या है? शून्य कार्बन उत्सर्जन कब तक भारत करेगा? तो ये 2070 तक टारगेट रखा है। पहले थोड़ा कम था, बट फिर बढ़ा के इन्होंने 2070 रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 2022 के दौरान किस देश ने इन ओवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया था? तो ये भारत था। पहले समझ लेते हैं कि COP27 कहाँ पे हुआ था। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के इसका फुल फॉर्म है। 27वां इसका जो हुआ है वो मिस्र में हुआ है। मिस्र में इसका सम्मेलन किया गया था, और इसका यही लक्ष्य था कि जो भी अविकसित देश हैं उनको पूरी सहायता दी जाए, उनको जलवायु परिवर्तन के लिए समझाया जाए, और उन्हें उत्थान किया जाए। जो भी छोटे छोटे देश हैं उनकी मदद की जाए। और जो 28वां COP होना है वो UAE में होना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास तथ्यों का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्हें कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो 17 SDG गोल सभी जानते हैं, सतत विकास लक्ष्य। तो ये हमारा 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, परंतु इसके अनुसूची देखते हैं आइए। तो 6 अनुसूचियाँ थी, 66 धाराएँ, 66 और 7 इसके अध्याय थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 अनुसूची और 7 धाराएँ। 1972 में कितनी अनुसूची थी? 6 थी और 7 अध्याय थे। ये जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये 1906 में देहरादून में स्थापित किया गया था। अपना वन अपना धन योजना किस सरकार द्वारा चलाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था। अपना वन अपना धन। पशु अत्याचार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1871 का अधिनियम है। बेसिकली जो भी जानवर हैं उनको मालगुजारी के लिए, जिन पे आप सभी जानते हैं किस किस तरह के पशुओं का यूज़ किया जाता है मालगुजारी के लिए, सवारी के लिए, तो उन पे किस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें
देखने के लिए पशु अत्याचार अधिनियम लाया गया 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैंने बताया जी टांसले ने किया गया था। और जो पास्तकी स्तूप है वो एल्टोनी ने किया था, जिसे एल्टोनी स्तूप भी कहा जाता है। और इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 117, पास्तकी संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रयोग की गई थी? तो प्रयोग किया था, तो ये बेनेट द्वारा प्रयोग किया गया पास्तकी संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनोक्लाइमेक्स जिसे हम एकल चरम के सिद्धांत कहते हैं, तो ये किसने दिया था? तो ये F.E. क्लाइमेक्स से संबंधित है। अंतिम चरण की बात की जा रही है, क्लाइमेक्स समझ सकते हैं आप। 119 क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा है 10% का नियम किसने दिया था? तो 10% का नियम जो है लिंडे मान द्वारा दिया गया था 1942 में। आइए जान ले 10% का नियम होता क्या है। तो बेसिकली 10% नियम क्या ये है कि जो भी मान लीजिए सबसे एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने में जो ऊर्जा खर्च होती है, उसमें 90% वो एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने में 90% खर्च हो जाते हैं, 10% ही सिर्फ आगे बचते हैं। तो और उस दूसरे से तीसरे स्तर जाने में फिर उसका 90% खर्च हो जाएगा, फिर उसका 10% पहुँचेगा। तो यही नियम है कि एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे जाने पे ऊर्जा कुछ ना कुछ ह्रास होती है, ख़त्म होती है। 90% खुद अब्जॉर्ब कर ली जाती है, सिर्फ 10% ही आगे पहुँचती है। मान लीजिए एक स्तर पे 100 था, तो अगले पे 10 हो जाएगा, फिर उसके अगले पे 1 हो जाएगा, तो इसी तरह आगे बढ़ती है। तो लिंडे मान द्वारा दिया गया था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, तो ये 1973 में स्थापित किया शुरू किया गया था। जो और अभी जो प्रोजेक्ट टाइगर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है, और 526 के आसपास टाइगर हैं। और उसके जस्ट 2 टाइगर कम कर लीजिए तो कर्नाटका में जो 524 है। और टोटल की बात की जाए तो 2967 है। 54वां टाइगर रिजर्व रानीपुर यूपी में है, याद रखिएगा। 53वां हो गया है लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा देखते हैं हाथी प्रोजेक्ट। हाथी प्रोजेक्ट 1992 7 सितंबर में स्टार्ट हुआ था। अभी इस समय भारत में 33 हाथी रिजर्व हैं, क्योंकि 16 स्टेट तक फैला हुआ है ये। कुछ इंपॉर्टेंट हाथी रिजर्व देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है नीलांबर हाथी रिजर्व केरल, लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ का है, सोनितपुर असम और अरुणाचल प्रदेश में है, ये बॉर्डर पे होगा ये। मयूर झरना ये वेस्ट बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 122, तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 123, वन्य जीव संरक्षण रणनीति के अनुसार इको सेंसिटिव जोन कितने किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है? तो ये 10 किलोमीटर के आसपास इको सेंसिटिव जोन फैला हुआ है। बेसिकली जो भी पर्यावरण संरक्षण की नीति अकॉर्डिंग देखा कि बहुत ज़्यादा जो कि लोग पर्यावरण जो भी जीव हैं उनके आसपास चले जाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। देख सकते हैं चिड़ियाघर में भी देखा आपने कि बहुत लोग छेड़ते रहते हैं, चिढ़ाते हैं, जिससे जानवर उग्र हो जाते हैं। तो उसी के आसपास वन्य जीवों से रक्षा के लिए, इंसानों की रक्षा के लिए, उनके खुद के बर्ताव के लिए एक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, जिसके अंदर जाना मना होता है। आप बहुत ही हाई रिस्क जोन होता है वो। आपने बोर्ड भी देखा होगा, बहुत जगह हाई रिस्क जोन लिखा रहता है। तो ये 10 किलोमीटर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, बेडलैंड राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये बेसिकली अमेरिका में है, दक्षिण डिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारतीय वन अधिनियम 1927 में आरक्षित वन की घोषणा किस धारा के तहत की गई थी? तो ये धारा 20 है। 126 नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के वनों के वर्गीकरण में लकड़ी इकट्ठा करना एवं पशुचारण की छूट होती है? तो ये देख सकते हैं संरक्षित वन है। आरक्षित वन में किसी तरह की छूट नहीं होती है, वो आरक्षित कर दिया जाता है सरकार का, वहाँ पे ह्यूमन का कोई भी हस्तक्षेप या नहीं होगा बाहरी। और संरक्षित वन में आप चारा काट सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, थोड़ी बहुत आज़ादी दे दी जाती है।
भारत के किस राज्य के सर्वाधिक वन हैं? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन है? 21-27 क्वेश्चन है ये। तो ये एमपी में है, सबसे ज़्यादा एमपी में है, फिर अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर हम रेशियो में भी देखेंगे ना, तो ये रेशियो में जब आते हैं तो वो मिज़ोरम आता है, मिज़ोरम के बाद सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश फिर आ जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है 2 कैटेगरी में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1950 में के एम मुंशी द्वारा 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत देख सकते हैं, रिपीट हो गया, 1950 में की गई थी के एम मुंशी जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 देखते हैं हमारा, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है जिसमें सर्वाधिक वन वृद्धि दर्ज की गई है। लेटेस्ट डाटा है ये, 70वीं रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है ये, और हर 2 साल बाद आती है और देहरादून से प्रकाशित की जाती है ये। 2021 में 17वीं आई है और जिसको 2022 शायद जनवरी में बताया गया था। और टाइगर का जो रिपोर्ट है वो हर 4 साल बाद आती है। तो कुछ एक ये याद रखिएगा, टाइगर 4 साल बाद, वन रिपोर्ट 2 साल बाद देहरादून से प्रकाशित होती है। तो 17वीं थी इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वन रिपोर्ट 130 क्वेश्चन देखते हैं, रानी झांसी समुद्र पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1996 में की गई थी, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो ये उत्तराखंड का है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहा जाता है इसे। तो ये उत्तराखंड का है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 132, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो कि हैली जिम कॉर्बेट राम पहले सबसे पहले हैली नाम पड़ा था इसका, उसके बाद इसे वहाँ के जो थे पर्यावरणविद उनके नाम पे जिम कॉर्बेट रख दिया गया। अब इसका लेटेस्ट डाटा में इसका नाम, जो रामगंगा नदी बीच से बहती है और कोसी नदी भी जाती है, तो गंगा नदी के नाम पे ही रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में फिलहाल इस समय 107 राष्ट्रीय उद्यान है। असम के 2 हैं लेटेस्ट, देंग पटकाई और रायमोना। देंग पटकाई लेटेस्ट है, तो चेक कर लीजिएगा आप, 107 है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा, जो कि हरियाली सबसे ज़्यादा है, तो टाइगर सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश में उद्यान भी सबसे ज़्यादा है, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134, लॉयन टेल मैकॉक जिसे सिंह पूंछ बंदर का ग्रह कहा जाता है, तो ये शांत घाटी केरला है, नीलगिरी पहाड़ी का क्षेत्र। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मैंने जैसे बताया आपको कि भारत में इस समय मई 2022 तक 106 थे, लेकिन अब ये 107 हो गए हैं, 107 याद रखिएगा। और असम का लेटेस्ट है, असम का लेटेस्ट है देंग पटकाई, चेक कर लीजिएगा। केटम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में अवस्थित है। देखते हैं 137 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? तो ये 72 पक्षी अभ्यारण्य है। करेरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीरनगर, पुराना नाम बस्ती, यूपी में स्थित है ये। भारत का प्रथम तितली उद्यान पनेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? ये बेंगलोर में है, कर्नाटका। प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का ड्राफ्ट कब तैयार किया गया? तो ये बेसिकली 1982 में तैयार किया गया था, जिसे अपनाया 1983 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 142वां, प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो ये बेसिकली ये जितनी भी सीरीज़ है, मैंने 1 to 26 नहीं, 26 to 1 सीरीज़ चलाई है। अक्सर क्या होता है, हम स्टार्टिंग का तो देख लेते हैं लेकिन पीछे का छूट जाता है, इसीलिए मैंने पीछे का से स्टार्ट किया है 26 से 1 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस।
हर कोई भी कोचिंग देखेंगे, बुक्स देखेंगे, आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, बार-बार रिपीट होते हैं। तो वही मैंने बेसिकली इसी की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके ये क्लास बनाई है। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वॉच करिए, अपने अंगूठे का सही इस्तेमाल करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 142 सॉरी। प्रथम कुछ राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजनाएं बनाई गई थी सरकार द्वारा। तो पहला देखते हैं, 1983 से 2001 तक चला। द्वितीय कार्य योजना 2002 से 2016 तक चली थी, देख सकते हैं। और तीसरी कार्य योजना 2017 से 2030 तक 2030 तक चली थी, जिससे अध्यक्ष थे जेसी काला समिति के अध्यक्ष थे इसके समय। और इसमें कुल 12 सदस्य थे। भारत में प्रथम वन नीति कब लागू की गई थी? तो ये 1894 में की गई थी प्रथम वन नीति। और द्वितीय वन नीति देखते हैं। दूसरी वन नीति, भारत की दूसरी वन नीति कब लाई गई? तो ये 1952 में लाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि मैदानों पे 20 से 35% और पर्वतीय पे 60 से 65% वृक्ष होने ही चाहिए, वनों का होना ज़रूरी है। इसमें ही 1952 में ही संकल्पना की गई थी। ये आज़ादी के बाद की पहली है और ऐसे ही दूसरी वन नीति कहलाती है। इसमें कहा गया था कि 33% पे भूभाग पर वन होने चाहिए, संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, जिसे तीसरी वन योजना में पूरा करने का लक्ष्य किया गया। 2/3 भाग और 33%। देख सकते हैं इसमें कि तीसरी राष्ट्रीय वन योजना 1988 में आई थी। वनों के प्रकार, वनों के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें से एक प्रकार ये भी है राजकीय वन, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। सामुदायिक वन, जिसमें स्थानीय निकायों के अधीन निजी वन होते हैं। और एक लास्ट है निजी वन, जिसमें व्यक्तिगत लोगों के अधीन के अधिकार क्षेत्र में आता है ये। तो ये आज हमारी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वन दरोगा से रिलेटेड, क्योंकि 30 अप्रैल को होना है पेपर। पूरी क्लास प्लीज़ देखिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और बहुत से कोचिंग में भी ढूंढेंगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, तो ढूंढने से बेटर है एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, बहुत चीज़ों को एक बार पढ़ने से बेटर है। तो जिसका भी अगर तैयारी नहीं हुई है इससे रिलेटेड बहुत, तो आप इससे यही क्वेश्चन देख लेंगे तो आपका काफ़ी तैयार हो जाएगा इससे मिलता जुलता। और उसके बाद एक बार रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा आराम से। तो इसे देखिए, अच्छे से पढ़िए। आज के लिए हमारी क्लास बहुत ही स्पेशल थी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लाए हैं, इसे मस्ट वॉच करिए इसे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने शामिल किए थे अपने पेपर में। मैं भी इसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 3-4 पेपर मेरे और भी हैं इसके बाद, पीसीएस और ईपीएफओ, तो उसके लिए भी मेरी प्रिपरेशन चल रही है। तो वीडियोस बहुत कम आते हैं, बना पाता हूँ। तो जो भी टाइम मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए इसे। चैनल का नाम मैंने रीनेम कर दिया है, फिर से चेंज किया है चैनल का नाम। तो ये एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी है, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और पुराना नाम इसका ये रोजगार विद एडू मंत्रा था, इसका रीनेम करके मैंने अब ये एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी कर दिया है। तो चैनल पे बने रहें, जैसे पहले थे, अच्छे से देखते थे, चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जो भी मिस्टेक्स होंगी कमेंट में आप बता सकते हैं, कि मैं अगले कोशिश में होगी कि अगले वीडियो में उसे और सुधार करूँ। और जो भी राइट या रॉन्ग होगा, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि इसका आंसर ये है, तो मैं चेक करके उसका सही आंसर बता दूँगा। तो बेसिकली चैनल पे बने रहें, प्लीज़ वॉच करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सभी कोचिंग और संस्थान और बहुत सारी 3-4 बुक, परीक्षा वाणी और जितने भी और आए हैं वन दरोगा से रिलेटेड 2-3 किताब, उससे मिक्स करके मैंने क्वेश्चन चार्ट के बनाए हैं। तो इसे देखिए, बार बार देखिए। आज के लिए इतना ही क्लास में। चैनल पे बने रहें, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।